नमस्ते। दिल्ली, भारत की राजधानी, एक ऐसा शहर जहां सरकारें दो हैं, पर असली बॉस कौन है? ये सवाल हमेशा से एक पहेली रहा है। ये देश की राजधानी तो है, पर एक पूरा राज्य नहीं है। आखिर ऐसा क्यों? और इस अजीब सी व्यवस्था की वजह से यहाँ की चुनी हुई सरकार और केंद्र के बीच पावर को लेकर ये टकराव कभी खत्म क्यों नहीं होता? चलिए, आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो सवाल बड़ा सीधा सा लगता है ना? दिल्ली एक पूरा स्टेट क्यों नहीं है? पर यकीन मानिए इसका जवाब उतना ही टेढ़ा है। और इसी एक सवाल में दिल्ली के शासन का पूरा संघर्ष छिपा हुआ है। इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें संविधान की गलियों से लेकर सुप्रीम कोर्ट के गलियारों तक का सफर तय करना होगा। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि दिल्ली आखिर है क्या? हमारे देश के फेडरल स्ट्रक्चर में इसकी असली जगह कहाँ है? क्या ये एक राज्य है या कुछ और ही है? अच्छा, अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए। ये दिल्ली की पूरी कहानी साफ कर देता है। देखिए, एक तरफ है पूरे राज्य और दूसरी तरफ है बाकी केंद्र शासित प्रदेश। दिल्ली इन दोनों के ठीक बीच में कहीं खड़ा है। राज्यों की तरह यहाँ अपनी विधानसभा भी है, चुनी हुई सरकार भी है, लेकिन तीन बहुत ही जरूरी चीजें, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और जमीन, ये दिल्ली सरकार के हाथ में नहीं है। ये सीधे केंद्र सरकार के कंट्रोल में आती हैं। और सर्विसेज, मतलब अफसरों की पोस्टिंग ट्रांसफर का कंट्रोल किसके पास हो, ये तो हमेशा से ही झगड़े की सबसे बड़ी जड़ रहा है। पता है, दिल्ली की ये जो यूनिक सिचुएशन है, इसे समझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को एक स्पेशल लैटिन शब्द इस्तेमाल करना पड़ा, सुई जेनेरिस। इसका मतलब होता है अपने आप में बिल्कुल अलग। ये शब्द ही अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि दिल्ली का मामला कितना पेचीदा है। ना तो ये पूरी तरह से राज्य है और ना ही कोई आम यूनियन टेरिटरी। तो सवाल ये है कि आखिर ये इतनी अलग, इतनी यूनिक व्यवस्था बनी कैसे? इसके लिए हमें संविधान के एक बहुत ही जरूरी संशोधन को समझना होगा। एक ऐसा संशोधन जिसने दिल्ली को उसका आज का रूप तो दिया, लेकिन साथ ही साथ पावर के इस टकराव की नींव भी रख दी। इस पूरी कहानी में जो सबसे बड़ा ट्विस्ट आया, वो था साल 1991 में, जब दिल्ली को एक चुनी हुई सरकार देने के लिए संविधान में 69th अमेंडमेंट किया गया। और इसी के साथ संविधान में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 239 AA। यही वो आर्टिकल है जो दिल्ली के शासन की पूरी कहानी लिखता है, और इसी में इस टकराव की सारी जड़ें छिपी हैं। तो इस आर्टिकल 239A ने किया क्या? देखिए, इसने दिल्ली के लिए एक विधानसभा बना दी और उसे कानून बनाने का अधिकार दे दिया। लेकिन यहीं पर वो बड़ा बट भी जोड़ दिया गया कि पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और जमीन, ये तीन विषय केंद्र के पास ही रहेंगे। साथ ही दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर एक लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी LG को नियुक्त किया गया, और संविधान में लिखा गया कि LG को चुनी हुई सरकार की सहायता और सलाह पर काम करना होगा। पर इन शब्दों का असली मतलब क्या है, यही आगे चलकर सबसे बड़ा सवाल बन गया। और बस यहीं से शुरू हो गई असली टसल फुपार, असली खींचतान। एक तरफ दिल्ली की जनता द्वारा चुने गए मुख्यमंत्री और उनकी सरकार थी, और दूसरी तरफ केंद्र द्वारा नियुक्त किए गए उपराज्यपाल। संविधान की इसी बनावट ने दोनों के बीच पावर को लेकर एक न खत्म होने वाले टकराव को जन्म दे दिया। और जब ये टकराव हद से ज्यादा बढ़ गया, तो जाहिर है मामला पहुंचा देश की सबसे बड़ी अदालत, सुप्रीम कोर्ट। और साल 2018 में आया एक लैंडमार्क फैसला, जिसने पहली बार ये साफ करने की कोशिश की कि दिल्ली का असली बॉस कौन है। तो कोर्ट में दलीलें क्या थीं? एक तरफ दिल्ली सरकार कह रही थी कि भाई LG तो एक स्टेट गवर्नर की तरह है, उन्हें हमारी एड एंड एडवाइस पर ही काम करना होगा, ये उनकी संवैधानिक मजबूरी है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार का तर्क था कि नहीं, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है और LG यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, वो किसी की सलाह मानने के लिए मजबूर नहीं है। अब सोचिए, सुप्रीम कोर्ट के सामने कितनी बड़ी चुनौती थी। उन्हें 69th संशोधन की हर एक लाइन को, हर एक शब्द को समझना था, और लोकतंत्र की भावना और देश की राजधानी की खास जरूरतों के बीच एक सही बैलेंस बनाना था। और फिर कोर्ट ने जो कहा, उसकी इस एक लाइन ने जैसे सब कुछ तय कर दिया। कोर्ट ने कहा, एक लोकतांत्रिक गणराज्य में लोगों की सामूहिक इच्छा ही सबसे ऊपर होती है, और लेजिस्लेटिव रिप्रेजेंटेटिव्स को इसी भावना को दिखाना चाहिए। मतलब साफ था, लोकतंत्र में जनता की आवाज ही सबसे ऊपर है। तो वर्डिक्ट का निचोड़ क्या निकला? यही कि LG को चुनी हुई सरकार की सलाह माननी ही पड़ेगी, सिवाय उन तीन मामलों के, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और जमीन। वो हर फाइल को रोककर नहीं बैठ सकते।
इस फैसले से लगा कि शायद अब ये टकराव हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। 2018 के फैसले ने एक बहुत बड़ा सवाल खुला छोड़ दिया था। वो सवाल था सर्विसेज का। मतलब दिल्ली सरकार के अफसरों को, ब्यूरोक्रेसी को कौन कंट्रोल करेगा, उनकी पोस्टिंग ट्रांसफर कौन करेगा। ये लड़ाई का अगला और शायद सबसे बड़ा चैप्टर था। तो ये मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और 11 मई 2023 को कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। साफ साफ कहा कि सर्विसेज पर कंट्रोल दिल्ली की चुनी हुई सरकार का ही होगा। कोर्ट का तर्क सीधा था, भाई अगर कोई सरकार अपनी नीतियों को लागू करने वाले अफसरों को कंट्रोल ही नहीं कर सकती तो वो काम कैसे करेगी। ये दिल्ली सरकार के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी, बहुत बड़ी। पर यह जीत बस कुछ ही दिन की मेहमान थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के जवाब में केंद्र सरकार कुछ ऐसा करने वाली थी जो पूरी बाजी को एक बार फिर से पलट कर रख देता। सोचिए, फैसले के सिर्फ कुछ ही दिन बाद केंद्र सरकार संसद में एक नया बिल ले आई, GNCTD अमेंडमेंट बिल 2023, और इसका सीधा और साफ मकसद था सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलना। तो इस नए कानून ने क्या किया? इसने एक नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी बना दी। अब देखिए ये काम कैसे करती है। इस अथॉरिटी में मुख्यमंत्री चेयरपर्सन तो हैं, पर उनके साथ 2 बड़े अफसर भी हैं और वोटिंग में तीनों बराबर हैं। मतलब दोनों अफसर मिलकर मुख्यमंत्री के फैसले को रोक सकते हैं। फिर ये अथॉरिटी अपनी सिफारिश LG को भेजेगी और अगर कोई डिसएग्रीमेंट हुआ तो फाइनल फैसला किसका होगा? LG का, यानी कंट्रोल वापस LG के पास। अच्छा, केंद्र सरकार ने इस बिल को लाने के पीछे अपने तर्क भी दिए। उनका कहना था कि देखिए, दिल्ली कोई आम शहर नहीं है, ये देश की राजधानी है। यहाँ पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, दुनिया भर के दूतावास हैं। तो यहाँ के फैसलों का असर पूरे देश पर, हमारे इंटरनेशनल इमेज पर पड़ता है। इसलिए राष्ट्रीय और स्थानीय हितों के बीच ये संतुलन जरूरी है। तो आज हम कहाँ खड़े हैं? दिल्ली में पावर का बैलेंस एक बार फिर शिफ्ट हो चुका है। और ये बहस अब सिर्फ दिल्ली की नहीं रही, ये हमारे फेडरल स्ट्रक्चर यानी संघीय ढांचे के भविष्य से जुड़ गई है। इस पूरी कहानी को देखें तो ये एक पेंडुलम जैसा लगता है जो इधर से उधर झूल रहा है। 1991 पावर दिल्ली सरकार को मिली। 2018 सुप्रीम कोर्ट ने उसे और मजबूत किया। मई 2023 सर्विसेज भी दिल्ली सरकार के पास आ गई और फिर अगस्त 2023 में नया कानून आया और ये पेंडुलम वापस केंद्र की तरफ चला गया। तो आखिर में ये पूरा टकराव है क्या? ये 2 बड़े सिद्धांतों के बीच की एक खींचतान है। एक तरफ है दिल्ली के लोगों की डेमोक्रेटिक विल, उनकी चुनी हुई सरकार, और दूसरी तरफ है देश की राजधानी को चलाने की केंद्र सरकार की जरूरत। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। एक लोकतंत्र में किसी शहर के लोगों की मर्जी और देश की राजधानी के हितों के बीच सही संतुलन कैसे बनाया जाए? इस सवाल का जवाब ही शायद दिल्ली का और हमारे देश के संघवाद का भविष्य तय करेगा।